हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे, हमारा जो टॉपिक रहेगा महाजनपद। महाजनपद, इससे पहले हमने वैदिक धर्म किया, बौद्ध धर्म किया, और आज हम देख रहे हैं कि महाजनपद आखिर क्या होते हैं। तो जो महाजनपद वर्ड है ये जनपद से लेकर बना है। यानी कि जनपद का अर्थ क्या होता है कि वहाँ जहाँ पर लोग रहते हैं, ठीक है, उनको जनपद कहा जाता है। इसको हम एक छोटे डिस्ट्रिक्ट की तरह मान सकते हैं कि जैसे एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है, उसी तरह छोटे छोटे जनपद मिलकर जब ये इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक बड़ा जैसे बना लेते हैं, कोई स्टेट बनाते हैं। तो इसी तरह ये महाजनपदा हो जाता है। तो महाजनपदा क्या था उस समय पर, जब हमने देखा वेद धर्म बौद्ध धर्म की तरफ लोग, बौद्धिक और जैन धर्म की तरफ लोग बढ़ रहे थे, तो उन्होंने अपने संघ बनाने शुरू कर दिए थे। तो जब वो संघ बनाते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे उनमें राजा बनने शुरू हो गए, क्योंकि वो जब संघ बने थे उसके बाद कुछ लोग ऐसे थे जो शासक पहले से ही थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से अपना जो एक साम्राज्य फैलाना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपना एक पूरी तरह से एक अपना एरिया बना लिया था। तो उसी तरह महाजनपद होते थे। तो तो इस पे हमारा जो मीन्स की। हम्म तो इसमें क्या है कि हमारे जो जनपद कितने हैं, हम जब हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो 16 महाजनपद की बात होती है, और 16 महाजनपद और उनकी कैपिटल के साथ ये थे। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से, ये 16 हैं, आप देख सकते हैं ये सभी। तो इसमें कंबोज, गंधारा, कुरु, पंचाला और कौसाला, मल्ला, काशी, विज्जी, मगध। तो इसमें मगध जो जनपद महाजनपद था वो काफी बड़ा और साम्राज्य इसका काफी ज्यादा फैला हुआ था। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए, जनपद शाब्दिक अर्थ क्या होता है जनपद का? वह भूमि जहाँ जन ने अपना पैर रखा हो। जन मतलब कि लोग, जहाँ पर लोगों ने अपना पैर रखा हो तो उसको जनपद कहा जाता है। तो इसी तरह किसी भूमि को ये नाम दिया गया है। महाजनपदों का जो काल हम देखते हैं ये 2500 वर्ष पूर्व माना जाता है। करीब तब का ये जब वैदिक ग्रंथ लिखे जाते हैं तो उसके बाद का जो समय रहता है उसी समय पर ही जो महाजनपद होते हैं उनका उदय होना शुरू हो जाता है। अब देखिए महाजनपदों के उदय के आखिर कारण क्या थे। तो सबसे पहले तो लोहे की खोज हो चुकी थी, और लोहे का जो व्यापक स्तर पर प्रयोग हो रहा था, यानी कि अब लोग लोहे से हथियार बनाना शुरू कर दिया था। तो इसी तरह लोहे का जब प्रयोग होना शुरू हो जाता है तो बड़े बड़े जनपद, महाजनपद उभरने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा राजाओं के द्वारा साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा। पहले जो राजा होते थे, यानी कि जो शासक थे, वो इतना ज्यादा साम्राज्य नहीं फैलाते थे या अपने विस्तार की नीति नहीं अपनाते थे। लेकिन अब जब महाजनपद का समय आया तो उस समय पर उन्होंने अपना जो साम्राज्य था उसका विस्तार करना शुरू कर दिया था, और इसी वजह से पहले जनपद बनते, फिर उसके बाद महाजनपद उभरने शुरू हो जाते हैं। फिर कृषि का विस्तार और कृषि अधिशेष, यानी कि अब उनके पास क्या था। अब देखिए, जो हम देखते हैं आदि मानव धीरे धीरे उन्होंने कृषि का यूज किया अपनी जो भी जरूरतों को पूरा करने के लिए। उन्होंने एक गृहस्थी वाला जीवन अपनाना शुरू कर दिया था। तो इसी तरह कृषि का विस्तार हो जाता है। यानी कि जो हम कह सकते हैं कि जो कृषि होती थी, ठीक है, उसका विस्तार होना जब शुरू हुआ तो उनके पास अधिशेष यानी कि सरप्लस बचना शुरू हो गया था। तो इसी तरह उन्होंने फिर क्या किया, उसको मतलब कि खुद को राजा की तरह पेश करना शुरू कर दिया था, या फिर जो लोग राजा नहीं थे उन्होंने फिर राजा को सहयोग देना शुरू कर दिया था। तो इसी तरह काफी ज्यादा कृषि का विस्तार होने की वजह से ही जो अधिशेष बचता है, तो उसके बाद से ही महाजनपदों का उदय होता है। अब देखिए, महाजनपद के काल की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, यानी कि हम जब देखते हैं कि हमें वैदिक धर्म की जानकारी वैदिक ग्रंथों से मिलती है, या फिर जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं तो उस समय पर हम उनको वैदिक काल को डिफाइन करते हैं। तो इसी तरह महाजनपद काल जो है उसकी जानकारी के स्रोत आखिर क्या है, और ये जो हमारी मतलब कि ये हमें कहाँ से जानकारी मिलती है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं दो इसमें ग्रंथ है। एक तो है अंगुत्तर निकाय, यानी कि बौद्ध ग्रंथ, ये बौद्ध ग्रंथ का नाम है।
जहाँ पर बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है। और उसमें ये भी लिखा है कि उस समय पर मगध, कौशाली, वज्जी ये काफ़ी ज़्यादा बड़े महाजनपद हुआ करते थे। इनके पास काफ़ी शक्तियाँ थी, इनके शासक काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थे। इसके अलावा दूसरा जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। तो इन दोनों में से हम जब ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो इनमें से हमें जानकारी मिलती है जनपदों और महाजनपद के बारे में। बौद्ध और जैन ग्रंथों में अलग अलग महाजनपदों का उल्लेख किया हुआ है, किंतु बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय अधिक प्रमाणिक स्रोत है। अब देखिए दो ग्रंथ है, इनमें से ये माना जाता है कि इनमें से अधिक प्रमाणिक स्रोत कौन सा है। तो बौद्ध और जैन ग्रंथ दोनों में ही महाजनपदों का हमें उल्लेख मिलता है, लेकिन इसमें जो बौद्ध ग्रंथ है जिसको अंगुत्तर निकाय कहा जाता है उसको काफी ज्यादा मतलब ऑथेंटिक सोर्स मानते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि तुलनात्मक रूप से अधिक स्पष्ट और व्यापक जानकारी उसमें दी गई है। तो जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें जानकारी थोड़ी विस्तार से दी गई है, उससे जानकारी ज्यादा है उसमें, तो इसी वजह से उसको थोड़ा सही मानते हैं। बौद्ध ग्रंथों का जो संकलन हुआ था जैन ग्रंथों से पहले शुरू हो गया था, यानी कि हम देखते हैं जैन धर्म आता तो पहले ही है, यानी पहले नहीं आता, बिल्कुल वो कंटेम्प्रेरी चलते दोनों एक दूसरे के। लेकिन फिर भी जो बौद्ध ग्रंथ है उनको जब संकलन यानी कंपाइल करना शुरू किया तो वो जैन ग्रंथों से पहले शुरू हो चुका था। महाजनपदों के शासकों के द्वारा बौद्ध ग्रंथों के संकलन में सहायता, यानी कि जो महाजनपद के शासक थे उन्होंने बौद्ध ग्रंथ जो थे उनको कंपाइल करने में काफ़ी सहायता प्रदान की थी, उनको काफ़ी फाइनेंशियली हेल्प की थी। इसके अलावा जो कवि थे या फिर जो भी लेखक थे, इतिहासकार थे, उनकी मतलब उनकी मदद से उन्होंने फिर लिखने शुरू किए थे। बौद्ध ग्रंथ में लिखित जानकारी का अभिलेखीय साक्ष्यों से तालमेल होना, यानी कि जो हमें लिखित रूप में जानकारी मिलती है उसी तरह के हमें कुछ एविडेंस भी मिलते हैं, कुछ हमें दूसरे अभिलेख भी मिलते हैं। तो इसी वजह से जब हम दोनों को इकट्ठा करते हैं तो इससे क्या होता है कि दोनों के जब तालमेल हो जाता है तो ऐसा माना जाता है कि फिर मतलब कि बहुत मतलब इसको हम मान सकते हैं बहुत सही सोर्स है, जिसकी जानकारी हमें जो बुक में लिखा है वही चीजें हमें प्राप्त भी हुई हैं। इसके अलावा साहित्यिक स्रोतों में जो मतलब महाजनपद है उसमें 16 महाजनपद काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले कौन सा है? अंग, मगध, काशी, वत्स्य, कौशल, सुरसेन, पंचाल, कुरु, मत्स्य, चेदी, अवंती, गंधार, कंबोज, अश्मक, वज्जी और मल। तो ये सब जितने भी है महाजनपद का हमें उल्लेख साहित्यिक स्रोतों में मिलता है। इसके अलावा हम अगर एक एक करके इसको डिफाइन करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंग महाजनपद के बारे में। तो इसकी राजधानी जो थी चंपा इसकी राजधानी थी, और जो आज का स्थान हम देखते हैं मुंगेर, भागलपुर का जो यूपी का एरिया आता है, तो उसमें ये जो है मध्य प्रदेश यूपी का, तो इसमें अंग ये है एक महाजनपद। चंपा नदी और गंगा नदी के संगम पर यह स्थित है, यानी कि जहां पर चंपा नदी और ये देखिए यहाँ से गंगा नदी आती है और यहाँ से चंपा नदी, तो जहां पर ये मिलते हैं तो उनको ये अंग महाजनपद कहा जाता है। इसके अलावा राजधानी इसकी चंपा है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 6 महान नगरों में से ये एक था। जब 6वीं शताब्दी की बात करते हैं तो उसमें महान नगर थे 6, तो उनमें से एक नगर यही था। इसके अलावा अंग का उल्लेख जो है हमें अथर्ववेद प्रज्ञापना में भी मिलता है, यानी कि ये जो दो ग्रंथ हैं अथर्ववेद और प्रज्ञापना, तो इन दोनों में हमें अंग जो महाजनपद है उसका उल्लेख मिलता है। प्रज्ञापना क्या है? एक जैन ग्रंथ है, तो ये जैन के द्वारा उनके रूल्स जो कुछ भी उनकी बातों के बारे में, उनके इतिहास के बारे में बताता है। इसके अलावा जो बिंबिसर था उसके द्वारा अंग को मगध साम्राज्य में मिला लिया गया। जब हम देखते हैं कि मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली था और उसने काफी बड़े लेवल पर अपना विस्तार कर लिया था, तो उसी में ही बिंबिसर जो राजा थे उन्होंने अंग को मगध में मिला लिया, यानी कि जीत लिया था। अब बात करते हैं मगध के बारे में। मगध की जो राजधानी थी राजगृह या फिर गिरिव्रज थी। ये आज का जो स्थान है गया पटना का, यानी कि बिहार के जो स्टेट में आता है गया और पटना, तो ये मगध एरिया था। सबसे शक्तिशाली था, समृद्ध महाजनपद था। समृद्ध क्यों था? क्योंकि जो बिहार का एरिया था, झारखंड बंगाल वाला एरिया क्षेत्र, तो उसमें अब लोहे की खोज हो चुकी थी। उन्होंने हथियार बनाना शुरू कर दिए थे। पहले जो हथियारों के बिना यानी कि घोड़ों वगैरह से लड़ाई करते थे, तो अब उन्होंने हथियारों का यूज करना शुरू कर दिया था।
तो इसी तरह जो आधुनिक स्थान आज का गया पटना वाला, ये काफी पहले शक्तिशाली समृद्ध हुआ करता, वहां पर कृषि बहुत अच्छी होती थी। लेकिन अगर आज के समय पर जो हम देखते हैं बिहार की स्थिति, वो काफी ब्रिटिश साम्राज्य के आने के बाद से हुई है, यानी कि अंग्रेजों ने भारत में काफी शोषण किया था और वहां पर जितनी भी जो भी फर्टाइल लैंड थी उनको काफी ज्यादा मतलब कि नुकसान पहुंचाया था। तो इसी तरह ये जो आज का बिहार हम देखते हैं ये काफी मतलब कमजोर है और यहाँ पर कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। लेकिन उस समय पर जब हम इतिहास में देखते हैं तो काफी शक्तिशाली साम्राज्य में से एक था ये। राजधानी इसकी जो राजगृह है 5 पहाड़ियों से सुरक्षित है, यानी कि ऐसे 5 पहाड़ियां बनी हुई हैं, तो उनके बीच जो राजधानी है राजगृह बनी हुई है। इसने अधिकांश प्रदेशों पर कब्जा करके साम्राज्यवाद की नीति शुरू की थी। साम्राज्यवाद आखिर क्या होता है कि अपने एरियो को बाकी एरियो में मिला मतलब बाकी एरियो को अपने क्षेत्र में मिला लेना, यानी कि अपने क्षेत्र का विस्तार कर देना। जैसे पहला छोटा क्षेत्र, फिर धीरे धीरे उसको जीत कर बड़ा करते जाना, तो इसको साम्राज्यवाद की नीति कहा जाता है। तो सबसे पहले मगध ने ही शुरू किया था। मगध को चंपा नदी के द्वारा अंग से अलग किया गया था, यानी कि जो अंग जो साम्राज्य था, यानी कि अंग जो महाजनपद था, उससे चंपा नदी के द्वारा इसको अलग कर दिया गया था। अब हम बात करते हैं काशी की। तो काशी की राजधानी जो थी वाराणसी राजधानी थी। इसका आधुनिक नाम है बनारस, जो काशी का एरिया। राजधानी वाराणसी गंगा और गोमती नदियों के संगम पर स्थित है। जहां पर गंगा और गोमती नदी मिलती है उसमें ही जो काशी इनकी जो राजधानी है बनारस वहीं पर स्थित है। घोड़ा बाजार सूती वस्त्रों के लिए काफी प्रसिद्ध था, यानी कि घोड़े की हॉर्स मार्केटिंग थी, यानी कि घोड़ों का आदान प्रदान खरीद बिक्री होती थी और उसके साथ ही जो सूती कपड़े थे यहाँ पर काफी अच्छे मिलते थे। तो इसी वजह से ये काफी इम्पोर्टेंट यानी कि प्रसिद्ध था इन दोनों के लिए। इसके बाद जो काशी के शासक थे बृहद्रथ, इन्होंने कौशल पर विजय प्राप्त की थी। ये बृहद्रथ है और मतलब बृहद्रथ जो थे इन्होंने काशी जो ये काशी के शासक थे, लेकिन इन्होंने फिर कौशल जो महाजनपद था उस पर विजय प्राप्त कर ली थी। हालांकि बाद में इसे कौशल ने अपने कब्जे में ले लिया था, जिसके कारण मगध और कौशल के बीच युद्ध भी होता है। तो जो महाजनपद थे ये जब छोटे छोटे अलग अलग बने हुए थे तो इनके जो शासक थे राजा थे उनमें आपस में काफी लड़ाइयां होती थी कि हमने अपना साम्राज्य बड़ा करना है, फैलाना है या कुछ भी इस तरह से लेकर। तो इसी तरह जो कौशल था सबसे पहले तो कौशल पर विजय काशी जो था उसने कौशल पर विजय प्राप्त की, लेकिन फिर बाद में कौशल जो है काशी को अपने में मिला लेता है, अपने कब्जे में कर लेता है, क्योंकि वहां पर उस समय पर क्या था शासकों का ही खेल था, यानी कि जो शक्तिशाली शासक था, जो अच्छा मतलब राजा था और उनके द्वारा ही फिर एक दूसरे साम्राज्य को अपने में मिला लिया जाता था। तो इसी तरह फिर मगध और कौशल के बीच युद्ध होता है काशी को लेकर। इसके बाद आता है वज्जी। वज्जी की जो राजधानी है वैशाली है, तो आप याद रख सकते हैं वी से वज्जी और वी से वैशाली। और आधुनिक स्थान जो है पूरा बिहार का क्षेत्र है। इसमें वज्जी में सरकार का एक कुलीन तंत्र या गणतांत्रिक स्वरूप अपनाया गया था, यानी कि एक ओलिगारिक या फिर रिपब्लिकन जो एक गवर्नमेंट होती है उसका रूप इन्होंने अपनाना शुरू कर दिया था। गंडक नदी ने वज्जी को कौशल महाजनपद से अलग कर दिया था। जो गंडक रिवर थी उसने वज्जी को, यानी कि वज्जी ने कौशल और वज्जी पहले एक ही जनपद थे, लेकिन बाद में एक नदी थी उनकी वजह से ये दोनों अलग हो जाते हैं। अब आता है मल्ल। मल्ल की राजधानी जो थी कुशीनारा या कुशावती भी कहते हैं, और ये आज का उत्तर प्रदेश देवरिया का जो एरिया है वो है मल्ल का जनपद महाजनपद हुआ करता था। मल्लों जो थे मल्लों ने सरकार के कुलीन तंत्र या गणतांत्रिक स्वरूप का पालन किया था और उन्हें गण संघ कहा जाता था। यानी कि अब देखिए उन्होंने ऐसे एक स्वरूप का पालन तो कर दिया था और उसके साथ ही उन्हें फिर गण संघ कहते थे। इसकी कई शाखाएं थी जिसमें से पावा और कुशीनारा शहरों की शाखाएं बुद्ध के समय में बहुत महत्वपूर्ण थी। जैसे ब्रांचेस होती है, जैसे बैंक सेम रहता है लेकिन उसकी जो ब्रांचेस अलग अलग रहती हैं, तो उसी प्रकार से मल्ल जो थे इन्होंने मतलब इनकी काफी ब्रांचेस थी, काफी शाखाएं थी, जिसमें पावा और कुशीनारा जो थे वो बौद्ध के समय पर जहां पर बौद्ध धर्म फल फूल रहा था, बौद्ध धर्म चल रहा था, तो उस समय पर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। इसके बाद बुद्ध की जो मृत्यु है ये भी कहा जाता है कि कुशीनारा में होती है, यानी कि आधुनिक जो कुशीनगर है उसी में। इसके बाद आता है चेदी महाजनपद। तो राजधानी इसकी सेथाविती थी, शक्तिमती या फिर बांदा।
ये तीनों ही नाम है इसकी राजधानी के। आज का जो बुंदेलखंड का एरिया एमपी का, तो उसका क्षेत्र था। चेदी का उल्लेख हमें महाभारत और ऋग्वेद में मिलता है। अब देखिए, जितने भी हम महाजनपदों की बात कर रहे हैं, इनका हमें कहीं ना कहीं उल्लेख जरूर मिलता है, या तो हमें बौद्ध ग्रंथों में या फिर कहीं पर भी। लेकिन अब महाभारत और ऋग्वेद में जो है उसमें हमें चेदी का वर्णन मिलता है। ये एक शाही महाजनपद था, यानी कि काफी रॉयल ये साम्राज्य था। सहजती और त्रिपुरी चेदी महाजनपद के महत्वपूर्ण नगर थे। अब देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नगर भी हुए करते थे, जैसे हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक्स आ जाते हैं, तो उसी तरह ये पूरा एक बड़ा महाजनपद था और उसमें नगर होते थे छोटे छोटे। तो ये सहजती और त्रिपुरी, ये इसके महत्वपूर्ण नगर थे चेदी के। इसका जो क्षेत्र था मालवा पठार तक फैला हुआ था, जो मालवा का एरिया वहां तक ये काफी फैला था। इसके बाद आता है पांचाल। तो पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिस्त्र थी और कौंपिल्य थी। आधुनिक स्थान जो इसका हम कह सकते हैं पश्चिम का जो यूपी है, यानी कि वेस्टर्न यूपी है, उस एरिया को ये हम पांचाल उसी को कहेंगे। इसके बाद प्राचीन ग्रंथ जो में उसके अनुसार क्या है कि पांचालों के दो राजवंश थे, उत्तरी और दक्षिणी, यानी कि ये दो राज्यों में बटा हुआ था, उत्तरी और दक्षिणी पंचाल। भागीरथी नदी के कारण दोनों का विभाजन होता है। हम जितने भी महाजनपद देखते हैं उनका विभाजन नदियों के कारण हो रहा था। तो इसी तरह नेचुरली वो एक दूसरे से अलग हो रहे थे, तो भागीरथी के कारण फिर उत्तरी और दक्षिणी जो पंचाल था उनको अलग अलग माना गया था। इसके अलावा अहिष्यत्र उत्तरी पंचालों की राजधानी थी और कौंपिल्य जो थी वो दक्षिणी की, यानी कि अहिष्यत्र जो था वो उत्तरी पंचालों की कैपिटल थी और जो कौंपिल्य थी वो दक्षिणी की थी। शुरुआत में उन्होंने सरकार के राजतांत्रिक स्वरूप का अनुसरण किया था, यानी कि राजा होता था। बाद में इन्होंने गणतांत्रिक स्वरूप में बदल दिया। अब देखिए, राजा मीन्स ऐसा था, राजतंत्र ऐसा था कि सिर्फ राजा के हाथ में पूरा कंट्रोल होता था। लेकिन जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट होती है उसमें यह होता है कि उसकी एक मंत्री परिषद होती है, अपने मंत्रियों की सलाह पर, सेनापतियों की सलाह पर काम करती है। तो इसी तरह धीरे धीरे फिर गणतंत्र का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। इसके बाद आता है वत्स्य, जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी, और इसका जो आधुनिक स्थान है प्रयागराज। ये व्यापार और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए जाना जाता था, यानी कि वत्स्य जो महाजनपद था काफी इंपॉर्टेंट था। आर्थिक गतिविधियां यहाँ पर जितना भी ट्रेड होता था या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती थी तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट था। वत्स्य कौरवों की एक शाखा थी जो कि वत्स्य में स्थानांतरित हो गई थी। जो कौरव हम देखते हैं, पांडव और कौरव जो महाजनपद जो हमें महाभारत में मिलते हैं, पांडव और कौरव, तो उन्होंने उनकी एक ये शाखा थी वत्स्य, और बाद में फिर वत्स्य में स्थानांतरित हो जाती है। वत्स्य का सबसे प्रमुख शासक था उदयन था, जो शिकार का काफी शौकीन था। तो वत्स्य का हम जब देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो प्रमुख शासक उदयन, इसको शिकार करने का बहुत शौक होता था। जो पुराण में मिलते हैं उनके अनुसार निकच्छु यानी कि पांडव वंशज ने वत्स्य की राजधानी को हस्तिनापुर से कौशाम्बी बदल दिया था। यानी कि हमें पुराणों में ये भी देखने से हम ये भी एक अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे पहले इनकी जो कौशाम्बी राजधानी नहीं थी, उससे पहले ये हस्तिनापुर इनकी कैपिटल थी, बाद में उन्होंने बदला था इसको। अब आता है मत्स्य। मत्स्य की राजधानी क्या है? विराटनगर। और जो आज का स्थान है जयपुर, अलवर, भरतपुर, राजस्थान, तो ये पूरा एरिया जो है मत्स्य का एरिया होता था पहले। तो मत्स्य को यमुना नदी के द्वारा पंचाल से अलग किया गया था, यानी कि जो पंचाल था और जो मत्स्य था उनके बीच एक यमुना नदी थी। उनकी राजधानी जो थी पांडवों की छिपने की जगह के रूप में प्रसिद्ध थी। जो भी इनकी राजधानी बनाई गई थी उनको ऐसा कहा जाता था कि पांडव वहां पर छिपते थे और उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट थी। यह एक समय चेदी महाजनपद का हिस्सा होता था। जितने भी हम महाजनपद देखते हैं तो वो किसी नदियों के द्वारा अलग होते हैं, तो लेकिन फिर भी ये सब पहले एक ही हुआ करते थे। तो राजा सुजाता ने मत्स्य और चेदी दोनों पर ही शासन किया था। यानी कि ये जो मत्स्य और चेदी पहले एक ही हुआ करते थे, लेकिन जो राजा सुजाता था उन्होंने इन दोनों पर ही अपना जो शासन था वो किया हुआ था। इसके अलावा आता है सुरसेन। इसकी राजधानी क्या है? मथुरा है।
और जो आज का मथुरा हमें मिलता है वो वाला ये एरिया है। राजधानी मथुरा यमुना नदी के तट पर स्थित थी। आज भी हम देखते हैं कि मथुरा जो है वो यमुना नदी के तट पर स्थित है। शूरसेनों ने गणतांत्रिक स्वरूप अपनाया था और गण संघ कहलाए थे। जो शूरसेन थे, हम जब देखते हैं शूरसेन, तो उन्होंने एक गणतंत्र स्वरूप अपनाया था, यानी कि वो शासन करते थे लेकिन उनके साथ ही एक मंत्री परिषद होती थी जिनकी सलाह पर या जिनके साथ वो विचार करके या कोई भी मीटिंग वगैरह करके कोई भी नया जो भी पॉलिसी वगैरह या फिर कोई भी नया काम करना होता था तो वो करते थे। इसी तरह इन्होंने गणतंत्र स्वरूप अपनाया था। फिर आता है अश्मक और अस्मक। इसको अश्मक भी कहते हैं और असक भी कहते हैं। तो राजधानी इसकी पैठन या फिर पोटन थी। ये गोदावरी नदी के किनारे था। दक्षिण भारत का ये एकमात्र महाजनपद है, यानी कि जितने भी जनपद हमें मिलते हैं वो हमें ज्यादातर उत्तरी भारत में मिलते थे, क्योंकि उत्तरी भारत काफी ज्यादा फर्टाइल लैंड थी। वहां पर जो मिनरल्स थे, जो बंगाल, बिहार, झारखंड का एरिया, वहां पर मिनरल्स ज्यादा मिल रहे थे। तो इसी तरह ये दक्षिणी भारत का एकमात्र ऐसा महाजनपद था। यह दक्षिण में स्थित था और इसमें तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये सभी क्षेत्र शामिल थे। ब्रह्मदत्त और अरुण अस्माका ने, ये इसके महत्वपूर्ण शासक होते थे, ब्रह्मदत्त और अरुण अस्माका। इसके बाद आता है अवंती। इसकी राजधानी जो थी महिष्मती और उज्जैन थी। और इसका जो आधुनिक स्थान हम देखते हैं मालवा और मध्य प्रदेश, तो ये पूरा क्षेत्र इसमें अवंती में आता है। सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में से ये एक है और ये दो भागों में बटा हुआ था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। इससे पहले हमने देखा था जो पांचाल था वो भी उत्तरी और दक्षिणी दो अलग अलग भागों में बटा था। इसी तरह से ये जो है अवंती जो महाजनपद है ये भी उत्तर और दक्षिण दो भागों में बटा था। उज्जैन जो था उत्तरी अवंती की राजधानी थी और महिष्मती दक्षिण अवंती की राजधानी थी। इसके बाद आता है प्रद्योत, यानी कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान अवंती का एक शक्तिशाली शासक था। तो ये शासक का नाम है प्रद्योत। तो जब 6वीं शताब्दी आती है तो उसी समय पर जो अवंती का एक महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक हम इसको मान सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वत्स्य ने उस पर विजय प्राप्त कर ली थी, यानी कि जो वत्स्य था जो एक उनकी राजधानी थी कौरवों की, तो मतलब कौरवों की एक शाखा थी वत्स्य, तो उनके द्वारा इस पर विजय प्राप्त की गई थी। फिर आता है गांधार। गांधार इसकी राजधानी तक्षशिला है, एक महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र। जो हम देखते हैं नालंदा, उसके बाद तक्षशिला, ये काफी बड़ा और इम्पोर्टेंट और बहुत ही पुराना एक एजुकेशन सेंटर था। आधुनिक स्थान जो है रावलपिंडी, वहां पर है। गांधार का जो क्षेत्र था वर्तमान अफगानिस्तान में लेकर काबुल से लेकर उत्तर पश्चिम प्रांत में रावलपिंडी तक फैला हुआ था, यानी कि रावलपिंडी जो पाकिस्तान वाला एरिया आता है। तो अफगानिस्तान का जब हम देखते हैं काबुल, तो हम यहाँ पर मान लीजिए ऐसे हमने भारत का मैप बनाया, तो यहाँ पर जो अफगानिस्तान का काबुल था और यहाँ से लेकर यहाँ पर रावलपिंडी तक ये पूरा गांधार फैला हुआ था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान गांधार पर राजा पुक्कुसती का शासन था, यानी कि ये भी एक राजा है, तो इसका शासन था। पुक्कुसती बिंबिसार का समकालीन था, यानी कि एक समय पर बिंबिसार और पुक्कुसती दोनों एक दूसरे के कंटेम्परेरी यानी कि पैरेलल चल रहे थे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में फारसियों ने इस पर फिर कब्जा कर लिया था। जब फारसी आते हैं भारत में तो उसके बाद इस पर कब्जा हो जाता है गांधार पर। फिर आता है कंबोज। तो कंबोज की जो राजधानी थी वो है हातक। इसकी राजधानी हातक थी और इसका जो आधुनिक एरिया है पंजाब, कश्मीर और हिंदू कुश पहाड़ों के आसपास का जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है वहां पर ये स्थित है। इसके बाद जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें हमें कंबोज को असंस्कृत लोग माना जाता था, यानी कि जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कंबोज एक आपने देखा होगा, कंबोज एक प्रकार की जो हम मान सकते हैं कास्ट भी है, सब कास्ट होती है आई थिंक। हाँ, तो इसको जो ब्राह्मण थे जो ब्राह्मण ग्रंथ थे उसमें कहा गया कि ये असंस्कृत लोग थे, यानी कि इनका कोई कल्चर नहीं था, ये काफी असभ्य लोग थे। इसके बाद आता है कुरु। कुरु की जो राजधानी थी इंद्रप्रस्थ थी और इसका जो आज का नाम है यानी कि आधुनिक स्थान इसको हम कहेंगे मेरठ, दिल्ली, हरियाणा के आसपास का जितना भी क्षेत्र है वो पूरा कुरु का क्षेत्र हुआ करता था। इसके बाद आता है कौशल। कौशल में राजधानी इसकी श्रावस्ती थी। इसका आधुनिक नाम था आधुनिक स्थान अयोध्या के आसपास का क्षेत्र था। तो मतलब जो अयोध्या है उसके आसपास का जितना भी क्षेत्र है उसको मतलब कि कौशल महाजनपद का एरिया था उस समय पर, और इसकी जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी।
तो इसी तरह हम देखते हैं कि महाजनपदों का उदय होना शुरू हो जाता है। फिर कुछ राजा ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे साम्राज्य होते हैं जो काफी शक्तिशाली होती है, जिसमें हम देखते हैं गुप्त साम्राज्य आगे आता है, इसके बाद मौर्य साम्राज्य आता है, सातवाहनों का काल आता है। तो इसी तरह अलग अलग साम्राज्य उभर रहे थे। ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा था? मेन कारण तो यही था, सबसे पहले तो लोहे की खोज हो चुकी थी, उसके बाद जो कृषि थी उसका विस्तार हो चुका था, और फिर उनके पास कृषि सरप्लस होती थी। और फिर जो मतलब कुछ ऐसे राजा थे जिन्होंने बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करके खुद को और शक्तिशाली साबित कर दिया था कि हमारे पास धन है, दौलत है, तो हम काफी शक्तिशाली हैं। तो धन दौलत कहाँ से आया था? कृषि करने की वजह से। फिर उनका व्यापार होता था बाकी कंट्रीज के साथ। आज भी जैसे हम देखते हैं कि हमारा भारत का व्यापार बहुत सारे देशों के साथ होता है। तो उस समय पर भी जो साम्राज्य थे, जो भी महाजनपद थे, उनका जो भी व्यापार था वो समुद्री रास्ते के जरिए होता था एक दूसरे के साथ। तो इसी तरह धीरे धीरे इनका जो एक प्रकार से अपना ये जो उदय है, यानी कि महाजनपद हो, ये काफी बड़े लेवल पर इनका साम्राज्य बन जाता है। लेकिन फिर इनमें कोई अच्छे काबिल शासक ना होने की वजह से फिर इनका पतन भी हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपने अगले इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।